डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम 70 नंबर पक्का करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि पूरे किताब से चुने हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो में लास्ट में रहिएगा। आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातियां, मानव जाति लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा तथा व्यावसायिक विशेषताएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये होता है जनसंख्या संगठन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए या नाम लिखिए। तो देखिए, औद्योगिक नगर यानी पे जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस हो जाता है, ज़्यादा कंपनियां फैक्ट्रियां हैं, तो औद्योगिक नगर है एक मुंबई और एक जमशेदपुर। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाले 3 प्रमुख खनिज पट्टियों के नाम लिखिए। तो देखिए, भारत में पाई जाने वाली 3 प्रमुख खनिज पट्टियां हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये हैं पट्टियों के नाम, खनिज पट्टियों के नाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए, देखिए ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार सतत सतत पोषणीय विकास का एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान किए पहुंचाया करती है। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है कि ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना नुकसान पहुंचाए करती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताइए। तो उत्तर देखिए, वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। वायु परिवहन से क्या होता है, यात्रा का जो समय उसमें वायु के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से कम समय लगता है, जिससे क्या होता है, दूरियां कम हो गई हैं। जब जल्दी समय पहुंच जाएंगे तो दूरियां कम लगेंगी। दूसरा है, यह पर्यटन बढ़ावा देता है। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करते हैं तथा निर्धनता को दूर करने में सहायक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, भारत के व्यापार असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। तो उत्तर देखिए, भारत को पेट्रोलियम, मशीनरी, रसायन आदि के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है तथा निर्यात कम मूल्य के होते हैं, जिससे व्यापार असंतुलित हो जाता है। भारत में क्या होता है, पेट्रोलियम और मशीनरी, रसायन आदि के आयात यानी खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 कृत्रिम पत्तनों के नाम लिखिए। देखिए 2 कृत्रिम पत्तन है, एक चेन्नई, दूसरा विशाखापट्टनम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उत्तर, वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे अम्ल वर्षा, नगरीय ध्रुव, कुहरा, हरित ग्रह प्रभाव तथा ओजोन गैस का ह्रास होता है। कैंसर, दमा, ब्रोंकाइटिस आदि जानलेवा बीमारी वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे हो, जल हो, भूमि हो, वायु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, ही उनके जो मिलकर पर्यावरण बनता है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तुओं से बना हो। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। तो देखिए,
नंबर 1 है परिवार नियोजन संबंधी प्रचार तथा गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता, यानी सहज उपलब्धता यानी कि आसानी से गर्भ निरोधक उपलब्ध कराना चाहिए फ्री में। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र कौन है? तो देखिए एक है आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है जनांकीय क्षेत्र, जनसांख्यिकीय क्षेत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए चलवासिता का क्या अर्थ है? तो उत्तर देखिए चलवासिता का अर्थ है पालतू पशुओं के साथ चारगाहों की खोज में घूमना। यह चलवासिता यानी पालतू पशुओं के साथ में ले लें और चराने के लिए जगह ढूंढे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखिए कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय शहरों या बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। जो किसान किसान जो खेती से अनाज उपज करते हैं, पैदा करते हैं, उसे बेचने के लिए बाजारों में और शहरों में भेजा जाता है। वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट, पेयजल जैसे कि चाय, कहवा, कॉफी, कोको, भोजन प्रसंस्करण से शक्कर, अचार, वनस्पति घी, रबड़ आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ण कॉलर एवं सफेद कॉलर श्रमिकों में विभेद कीजिए, यानी स्वर्ण कॉलर एवं सफेद कॉलर श्रमिकों में अंतर बताइए। तो देखिए उत्तर स्वर्ण कॉलर श्रमिक देखिए क्या होते हैं, इस प्रकार के श्रमिकों का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है, जो कंपनी के लिए अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। उदाहरण के लिए वकील, डॉक्टर व शोध वैज्ञानिक आदि, ये हैं स्वर्ण कॉलर श्रमिक। उसके बाद देखिए सफेद कॉलर श्रमिक क्या हैं, देखिए यह एक वेतनभोगी पेशेवर होते हैं जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंधक का कार्य करते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट को आभासी कंप्यूटर दुनिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग ऑनलाइन संचार की सुविधा के लिए वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो देखिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, यानी एक देश दूसरे देश से जब कोई सामान बेचता है, खरीदता है, उसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या इतनी है, इसमें पुरुषों की संख्या इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है। तो देखिए कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 1 अरब, 21 करोड़, 8,54,977, इतनी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिनमें से पुरुष की संख्या है 62 करोड़ 32,70,258 और स्त्रियों की संख्या है 58 करोड़ 75,84,719। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि आदिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आदिवास के 2 प्रमुख प्रकार हैं ग्रामीण आदिवास तथा नगरीय आदिवास, यानी गांव में रहने वाले लोग और शहरों में रहने वाले लोग। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भू संसाधन कहते हैं, भूमि संसाधन या भू संसाधन कहते हैं। अंतर्गत कृषि भूमि, चरागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि सम्मिलित की जाती है। ये सभी भूमि क्या है, भू संसाधन है। भू संसाधन में सभी जमीनें आती हैं भूमि। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देश से संभावित भौम जल का बहुत अधिक उपयोग करने वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। तो देखिए देश में संभावित जो भौम है, भौम जल का बहुत अधिक उपयोग होता है पंजाब और फिर हरियाणा में। पंजाब में 5 नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए क्या है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कोटा राजस्थान में स्थित है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, कैगा जो कि कर्नाटक में तथा कागा का, काकरापार जो कि गुजरात में है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22,
सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था और सूखा संभावित क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। यह सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कह रहा है कि भारत में आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधक 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, नंबर 1, पहला कारक क्या है? अधिकांश नदियां ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं तथा उथली होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं रहती हैं। दूसरा है, अधिकांश नदियां वर्षा काल में बाढ़ग्रस्त यानी बहुत अधिक जल हो जाए, जैसे बाढ़ आ जाता है, होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं रहती हैं। तो ये हैं 2 भारत में आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधक। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताइए। तो देखिए, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरन आज भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, अधिकांश भारतीय नगरों में अपशिष्ट पदार्थों में तेजी से वृद्धि तथा इसके निपटान की उचित व्यवस्था का अभाव नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी 2 प्रमुख समस्याएं हैं। क्या? अधिकांश अपशिष्ट पदार्थों में वृद्धि और इसके निपटान की उचित व्यवस्था, यही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, मानव भूगोल के किन्हीं 2 भूगोल वेत्ताओं के नाम लिखिए। तो देखिए क्या है? फ्रेडरिक रैटजेल तथा ग्रिफिथ टेलर, ये हैं 2 भौगोलिक वेत्ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो उत्तर देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार से हैं: जन्म दर, मृत्यु दर तथा निवास। इन तीनों घटकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, किसी जन्म से, मृत्यु से और प्रवास यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, इससे जनसंख्या में घटा बढ़ी होती रहती है। ज़्यादा लोग की मृत्यु हो जाएगी तो जनसंख्या घट जाएगी, ज़्यादा लोग का जन्म हो जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, लोग कहीं और निवास करेंगे तो जनसंख्या घट जाएगी, लोग आकर यहीं पे निवास करेंगे तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए द्वितीय क्रिया क्या है? कुटीर उद्योग और विनिर्माण, जो लोग छपरे बनाकर रहते हैं, छपरा उपरा बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं, और जो विनिर्माण घर की जोड़ी से मिस्त्री होते हैं जो घर की जुड़ाई करते हैं। तृतीय क्रिया है बैंकिंग सेवा और पर्यटन, यानी बैंकिंग की जो सेवा कहते हैं, ऑनलाइन जिसे कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? औद्योगिक कृषि से विकसित विश्व के 4 देशों के नाम लिखिए। तो देखिए, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, फिर रूस और चीन। ये हैं औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 4 देश। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? परिवहन क्या है? तो देखिए, परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के परिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। जैसे कि ट्रेन है, इस सरकार को से लाभ प्राप्त होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों को पहुंचाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो एक लंदन है, दूसरा है सिंगापुर, विश्व के बंदरगाह हैं। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक हैं, यानी आधे से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि मजदूर है, अतः कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, गौरीशन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है, यानी उनका काम क्या होता है? तो देखिए, सैनिक छावनियों के रूप में विकसित होने वाले नगरों को गौरीशन नगर कहते हैं, छावनी नगर कहते हैं। इन नगरों का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। उदाहरण के लिए मेरठ, रुड़की, बबीना, बरेली, जालंधर आदि, ये हैं गौरीशन नगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत के 2 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अधिक
चावल की खेती होती है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्षा जल संग्रहण की दो विधियां का उल्लेख कीजिए। तो क्या है, एक जल संभर प्रबंधन और एक सर्विस सर्विस ट्यूब। क्या है, सर्विस ट्यूब। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण दीजिए। तो देखिए उत्तर, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत असामान्य असामान्य संसाधनों पर आधारित हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं और सौर फोटो वोल्टाइक ऊर्जा और औद्योगिक कूड़ा करकट आदि प्रमुख हैं। भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये सभी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई के प्रचार से इस क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ मृदा में नमी की कमी और कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का जो संविधान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 38, परिवहन से क्या आशा है। तो देखिए परिवहन से आशा है यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना अथवा ले जाना, ये है परिवहन। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन की दो प्राकृतिक पत्तनों के नाम लिखिए। तो एक है मुंबई, एक है कोलकाता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व में चाय उत्पादन के दो प्रमुख देशों के नाम लिखिए। एक है भारत और एक है इंडोनेशिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।